हेलो स्टूडेंट्स। चलिए कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत किए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लाइट का एक पार्ट्स है, लाइट चैप्टर का एक पार्ट्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना क्या होती है। यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन बहुत तरीकों से किया जा सकता है। उसमें एक तरीका है मेटल को गर्म करके, दूसरा तरीका है मेटल को पर्याप्त ऊर्जा वाले प्रकाश में रख करके, और तीसरा तरीका है मेटल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके। अगर ये सारे मेथड्स है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन संभव है। देखिए, हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन पढ़ना है वह पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड के द्वारा। इस मेथड के अंदर हम मेटल्स को पर्याप्त ऊर्जा वाले प्रकाश में रखते हैं और इसी के बारे में हमें डीप पढ़ना है, काफी डिटेल में पढ़ना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो हमने जो भी दिक्कत आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब जो हम पढ़ाने जा रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन। कब करना है इमिशन? कि मेटल्स को पर्याप्त ऊर्जा वाले प्रकाश में रख दीजिए, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है तो यह पूरा का पूरा घटना कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर अब राइटिंग शुरू कर दीजिए, यानी लिखाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए ना, हम बहुत हद तक आपको लिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, लिखाने की जो सबसे बड़ी समस्या है हिंदी और इंग्लिश है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश अगर लिखाना शुरू करूंगा ना तो पूरा का पूरा समय यही लिखाने में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ से आप लोग लिखना की शुरुआत करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम यही चाहूंगा कि इंग्लिश को हम बोर्ड पर लिख दूंगा, अब बहुत कुछ हद तक हिंदी भी बोर्ड पर लिख दूंगा, लेकिन सारा हिंदी बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा। कुछ हिंदी को हम बोल दूंगा जिसे आप आसानी से लिख सकते हो। तो लिखने की प्रक्रिया तो बाद में कर लेंगे, सबसे पहले हमें समझने की प्रक्रिया करना होगा, क्योंकि समझ में आई हुई चीज को हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए ना, अब शुरुआत करने जा रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, यहां एक शब्द है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को समझाना है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपसे कहा था कि प्रकाश के पास ड्यूअल नेचर होता है, एक पार्टिकल गुण होता है और एक वेव गुण होता है। तो जो घटना घट रहा है वह लाइट के पार्टिकल गुण के कारण घटना घट रहा है। आइए स्टूडेंट, समझने की पहले कोशिश कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यह हमारा सन है, सूर्य है, लीजिए यह हमारा सूरज है, सन। सबको पता है कि पृथ्वी पर प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है सूरज है, सन है। अब स्टूडेंट्स जरा सोचिए ना कि अगर सूरज के प्रकाश में अगर हम चले जाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है। आखिर में गर्मी का एहसास क्यों हुआ? वो प्रकाश के अंदर ऐसा क्या चीज है जो हमें गर्मी का एहसास दे रहा है? तो आइए स्टूडेंट्स, तो हमारा विज्ञान कहता है कि जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, लीजिए ये हमारा प्रकाश की किरणें आ रही है, लीजिए प्रकाश की किरणें आ रही है। जो हमारा प्रकाश होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये जो प्रकाश है छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है और इस पार्टिकल्स का नाम पड़ा है फोटॉन। फोटॉन, फोटॉन बोलिए, या इसी को कहते हैं क्वांटम ऑफ लाइट। क्वांटम ऑफ लाइट, क्वांटम ऑफ लाइट। क्या हमने समझ लिया कि प्रकाश जिस छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं या क्वांटम ऑफ लाइट कहते हैं। क्वांटम ऑफ लाइट आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मोस्ट पॉपुलर शब्द है वो फोटॉन है, फोटॉन।
अब चलिए ना, अब हम इस फोटॉन का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पता चल गया ना कि प्रकाश छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। अंडरस्टैंड? जिस प्रकार स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अगर कोई पदार्थ है, यह भी छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है, जिसको हम एटम का नाम देते हैं। एटम, एटम। उसी प्रकार यह लाइट भी छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है, जिसको एटम तो नहीं कहेंगे, जिसे हम क्या नाम देंगे? इसका नाम हम फोटॉन देंगे। तो चलिए ना, अब हम फोटॉन के बारे में काफी डिटेल अध्ययन करने जा रहा हूं, और एक ही बार हम इसे लिखा दूंगा। पहले समझा देता हूं और एक ही बार उसे लिखा दूंगा। आइए, तो स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर हो गया कि प्रकाश छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। आइए, अब सेकेंड पॉइंट से स्टूडेंट्स, जब एक फोटॉन का अध्ययन किया गया, लीजिए हमारे सामने यह एक फोटॉन है। जब एक फोटॉन का अध्ययन किया गया तो पाया गया यह फोटॉन ऊर्जा का पैकेट है, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी। अगर हम इसके अंतर्भाग का अध्ययन करें तो यह ऊर्जा यानी पैकेट पाया गया, पैकेट, पैकेट ऑफ एनर्जी। अगर हम इसकी तुलना किसी एटम से कर लें तो एक एटम के अंदर, सबको पता होता है एक एटम के अंदर कोई ऊर्जा नहीं होता। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये तीनों मिल करके एक एटम का निर्माण करता है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स, ऊर्जा का छोटा छोटा डिस्क्रीट भाग, यानी छोटा छोटा ऊर्जा का पैकेट, यानी एनर्जी पैकेट्स मिल करके फोटॉन का निर्माण करते हैं। मतलब यह पूरी तरीके से एनर्जी से भरा होता है, जिसको हम कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकता हूं जो फोटॉन होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का बना होता है, यानी ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल्स होता है, छोटा छोटा पैकेट्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सेकेंड पॉइंट भी क्लियर कर लिया कि फोटॉन इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब सवाल होता है स्टूडेंट्स कि आखिर में इसके अंदर ऊर्जा कितना होगा, हाउ मच अमाउंट, इसकी ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊर्जा को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक सिद्धांत है। आइए ना जरा देखते हैं। यह लाइट है स्टूडेंट्स, यह लाइट है, जरा देखिएगा, यह लाइट है और यह लाइट छोटे छोटे पैकेट्स का बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। आपको अच्छी तरह पता है यह जो पार्टिकल्स है फोटॉन के नाम से जाना जाएगा, फोटॉन, फोटॉन। और यह जो पैकेट्स होता है एनर्जी से भरा होता है, एनर्जी। अब सवाल उठता है कि कितना मात्रा में इसके अंदर एनर्जी होगा। तो आइए स्टूडेंट्स जरा समझते हैं, जरा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता होगा कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है। वेव है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है, यानी लाइट इज ए वेव। प्रकाश एक तरंग है। जब दो चीजें तरंग होता है स्टूडेंट्स, तो उसके साथ तीन चीजें जुड़ी होती है। सबसे पहला वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, जिसको हम तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से दिखाते हैं। और दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको हम आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति, इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह न्यू से दिखाएंगे। और तीसरा है फेज, जिसको हम हिंदी में कला कहेंगे, फेज। अब फेज को हम पी से दिखाएंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, जो चीजें दुनिया में वेव है उनके साथ हमेशा तीन पैरामीटर होगा। एक वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से इंडिकेट करेंगे। दूसरा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से या कभी कभी हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में आपको न्यू से रिप्रेजेंट करना है। और तीसरा फेज, फेज को हमें पी से डिनोट करना है। ये किसी भी वेव के साथ जुड़ा हुआ तीन पैरामीटर्स है। एक वेव
कोई भी वेव हो, वो तीनों पैरामीटर उस वेव से जुड़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स। और अच्छी तरह आपको पता है स्टूडेंट्स कि इस बंडल के अंदर हमारा एनर्जी है, एनर्जी को हम प्रायः ई से दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस एनर्जी का पूरा रिश्ता इसके फ्रीक्वेंसी से है। कहता सिद्धांत स्टूडेंट्स जिस बंडल के अंदर जो एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी का समानुपाती होता है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसकी ऊर्जा उतना ज्यादा होगा। ये सिद्धांत है, स्टैंडर्ड लॉ है कि इस बंडल के अंदर जो एनर्जी है स्टूडेंट्स वो पूरा का पूरा जो प्रोपोर्शनल होगा इस वेव की फ्रीक्वेंसी का होगा। कह सकता हूं जो ई होता है समानुपाती फ्रीक्वेंसी, ये एक स्टैंडर्ड लॉ है। यानी अधिक फ्रीक्वेंसी अधिक एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी, ये स्टैंडर्ड लॉ है। और इसे आप ऑब्जेक्टिव में याद कर लें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आप पूछा जाता है बताइए ना सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है ई प्रोपोर्शनल न्यू, ये फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब है ई बराबर यहां पर एक कांस्टेंट लगाया h और बगल में न्यू, जहां h है स्टूडेंट्स प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, जहां न्यू h क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, ई क्या है एनर्जी है। तो किसी भी फोटॉन का अगर आपको ऊर्जा कैलकुलेट करना है, एक बार रिपीट करता हूं, किसी भी फोटॉन का एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आपको E बराबर h इंटू न्यू की आवश्यकता होगी। E बराबर h इंटू न्यू की आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स, जहां h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसका मान फिक्स होता है। h का मान आपको याद रखना होगा, h का मान 6.6 गुना 10 पर पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आपको इसको याद रखना होगा। एक साथ बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग भी। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट होगा जो मात्रक होगा h बराबर 6.6 गुना 10 पर पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो इसका मतलब है आपको न्यू का मान दिया जाएगा तो आराम से उस लाइट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया कि किसी भी फोटॉन का अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो E बराबर h इंटू न्यू, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू उसकी आवृत्ति है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर बताइए स्टूडेंट्स स्पष्ट दिख रहा है, ये सब एक साथ लिखा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए तो सारे को एक साथ लिखा दूंगा स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने अपने सामने कैलकुलेट किया E बराबर h इंटू न्यू। क्या एनर्जी कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है? नहीं स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को और भी मॉडिफाई किया जा सकता है, इस फॉर्मूले को और भी मॉडिफाई किया जा सकता है। चलिए ना इसका हेल्प लेकर के एक नया फॉर्मूला जनरेट कर देता हूं, जो हाल फिलहाल ही बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव बन के पूछा गया था कि निम्न में कौन सा समीकरण से फोटॉन की ऊर्जा को इंडिकेट करता है। तो आइए स्टूडेंट्स, E बराबर h न्यू। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता होगा यह हमारा प्रकाश है, लाइट है, लीजिए लाइट है। इस प्रकाश में छोटे छोटे कण हैं जिसको हम फोटॉन कह रहे हैं। यह वेव रूप में, लाइट एक वेव भी होता है, जब ये वेव होता है तो ये लैम्डा हो गया इसका वेवलेंथ है, न्यू हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी। अब पता है ना स्टूडेंट्स, लाइट
एक स्पीड से चलता है। लाइट का कोई ना कोई स्पीड होता है और लाइट की स्पीड को हम c से इंडिकेट करते हैं, यानी c बराबर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसका मतलब आपको पता है, अच्छी तरह आपको पता है, इसे बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, यानी c बराबर स्पीड ऑफ लाइट। न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा बराबर इसका वेवलेंथ। तो पता है स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक रिलेशन होता है c बराबर लैम्डा इंटू न्यू। इसका मतलब है कि अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो यह प्रकाश के चाल के बराबर होता है। यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा रिजल्ट है c बराबर लैम्डा इंटू न्यू। c बराबर लैम्डा इंटू न्यू। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि अगर वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहां लिख देता हूं, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, यह हमारा है फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है। तो बताओ स्टूडेंट्स, c बराबर लैम्डा इंटू न्यू, अगर यहां से न्यू का मान निकालो तो न्यू बराबर हो जाएगा c बटा लैम्डा। अब इस न्यू का मान यहां रख दो, इस न्यू का मान यहां रख दो। जैसे इस न्यू का मान यहां रखोगे तो E बराबर हो जाएगा h न्यू, तो E बराबर हो जाएगा h और न्यू के जगह पर c बटा लैम्डा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स एनर्जी कैलकुलेट करने का हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ गया जो काफी VVI है, VVI। और इंटर में ऑब्जेक्टिव में यह एक प्रश्न पूछा भी गया था कि फोटोन का ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा है। एक बेसिक फार्मूला होता है E बराबर h न्यू, और इसी को हम डिराइव करके, इसी को सोल्व करके, इसी को सिंप्लीफाई करके हमने एक नया फार्मूला क्रिएट किया है E बराबर hc अब बटा क्या है लैम्डा, hc बटा लैम्डा। तो इस प्रकार हमने किसी भी फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब आइए ना, यहां पर हम होल्ड करते हैं और यहां पर हम रुकेंगे और हम लिखाएंगे आपको। प्रश्न में यहां से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि फोटोन क्या है, फोटोन क्या है और इसकी किन्हीं 2 या 3 प्रॉपर्टीज को लिखो। कभी कभी पूछा गया कुछ स्टूडेंट्स कि फोटोन के 2 या 3 प्रॉपर्टीज को लिखो। तो हम यहाँ पर लिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, और आप भी लिखने के लिए अब तैयार हो जाए स्टूडेंट, क्योंकि लाइट में जो भी कुछ पढ़ाऊंगा तो उसे जरूर लिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखने में थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखाना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब तैयार हो जाइए, अब परेशान मत होइए। और जिसको हमने नहीं लिखा पाया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, उसका नोट्स बना के आपको दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, नोट्स तभी मिलेगा स्टूडेंट जब हमारे पास नया सिलेबस आएगा। ये बोर्ड डिक्लेयर कर देगा कि इस बार जो परीक्षा होने जा रहा है वो किस किस चैप्टर का होगा, तभी आपको नोट्स दिया जाएगा स्टूडेंट्स। इतना तय है कि सारे चैप्टर का परीक्षा नहीं होगा, आपके सिलेबस को कम कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और कितना कम होगा ये तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा। तो थोड़ा वेट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखाऊंगा लिमिटेड, लेकिन समझाऊंगा पूरा कोर्स आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद लिखिएगा। अब हम यहाँ पर लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा पैसेंस बना लीजिए। देखिए, क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and write the properties of photon. Write the properties of photon.
बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये जब भी पूछेगा 2 नंबर में पूछेगा, बहुत ही फेमस प्रश्न है। चलिए आप लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स, तो वेट कीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए तो हम यहां पर लिखने जा रहा हूं, इसका जो आंसर होगा, व्हेन लाइट सफिशिएंट, व्हेन लाइट ऑफ sufficient frequency incident on metal surface, then the free electron just come out from the surface. Such event is called photoelectric effect. चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। जब पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के सतह पर पड़ता है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन सतह से ठीक बाहर आ जाता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। फोटॉन का गुण, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। It is discrete in nature. The rest mass of photon is zero. The energy of photon is E बराबर hc बटा लैम्डा या E बराबर h इंटू न्यू। इतने प्रॉपर्टीज हैं किसी भी फोटॉन का। हम इसे हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूं, देखिएगा। यह पहला, इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का बंडल होता है। इट इज डिस्क्रीट इन नेचर, यह डिस्क्रीट गुण का होता है। द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो, फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। आगे, द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ई बराबर एच सी बटा लैम्डा, किसी फोटॉन का ऊर्जा ई बराबर एच सी बटा लैम्डा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो देख लिया कि आखिर फोटॉन होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा वेट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए स्टूडेंट्स,
अपने लेक्चर्स को हमने बेसिक पूरा तैयार कर दिया, आपका जितना भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट था, हमने पूरा तैयार कर दिया। अब धीरे धीरे अब हम एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने जा रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्या देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना क्या है, यानी मेटल को प्रकाश में रख दीजिए और वहां से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है तो कहेंगे दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जरा समझते हैं, आप जरा देखते हैं स्टूडेंट्स कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको ध्यान रखना होगा। आइए वो क्या टर्मिनोलॉजी प्लीज समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स जरा देखिए, यह एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, यानी कह सकता हूं यह एक मेटल है। तो हर मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है, और इसके वर्क फंक्शन को आपको अच्छी तरह याद होगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन को हम फाइ से दिखाते हैं। अगर वर्क फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एक लेक्चर पीछे चले जाइए जहां पर हमने वर्क फंक्शन पढ़ा रखा है। हर मेटल्स का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। अगर यहां पर एक छोटा सा डिस्क्राइब कर दूं तो इसका मतलब है कि वर्क फंक्शन वह ऊर्जा होता है, वह मिनिमम ऊर्जा होता है जिसे किसी धातु को दे देने पर इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन ठीक बाहर आ जाए, अंदर का इलेक्ट्रॉन सीधे बाहर निकल के आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो इसका वर्क फंक्शन कितना स्टूडेंट है, 5। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करा दिया। ये लाइट तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है अगर ये लाइट है तो इसमें फोटोन भी होगा, एक छोटा छोटा पैकेट्स भी होगा, फोटोन भी होगा। और फोटोन की जो एनर्जी होगा स्टूडेंट्स वो E बराबर होगा hc बटा लैम्डा, या E बराबर होगा h इंटू न्यू। तो स्टूडेंट बताओ, अगर हमने इस लाइट को यहां पर इंसिडेंट करा दिया, इस सतह पर इंसिडेंट करा दिया, अब जरा देखना स्टूडेंट्स, अब ये बंडल जो है, ये जो पैकेट्स है वो जा करके इस सतह से टकराएगा, और जैसी सतह से टकराएगा स्टूडेंट्स तो पूरा का पूरा जो एनर्जी है सतह का ट्रांसफर, इस सतह को ट्रांसफर हो जाएगा, जितना एनर्जी है उस सतह को ट्रांसफर हो जाएगा। और आपको बताया था मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़े पैमाने पर होता है, मेटल्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो चीज होगा स्टूडेंट्स, जैसी इसको एनर्जी मिलेगा तो यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहां से सीधे बाहर निकल आएगा स्टूडेंट्स, सीधे बाहर निकल आएगा। ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया। ये कब निकलेगा, ये तभी निकलेगा जब जो एनर्जी है, जो एनर्जी हमने दिया है वो जो E बराबर किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन के बराबर होगा, तभी तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर स्टूडेंट्स अगर एनर्जी जो हमने दिया है वर्क फंक्शन से कम है, यानी ये जो एनर्जी दे रहा हूं वो कम एनर्जी है, इससे कम एनर्जी है, फाइ से कम है, तो क्या कभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना तभी घटेगा, नोट यहां नोट डालना है आपको, मैथमेटिकली अब तक जो हमने पढ़ाया वो थ्योरेटिकली पढ़ाया है, अब मैथमेटिकली कह रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना तभी घटेगा तो जो गिवन एनर्जी है, जो E है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जो दे रहा हूं एनर्जी या तो 5 के बराबर है या 5 से क्या है, ज्यादा है, तब जाकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना घटेगा। अगर एनर्जी जो दे रहा हूं वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो स्टूडेंट अगर ये एनर्जी कम हो जाएगा स्टूडेंट्स,
अगर ये एनर्जी कम जाएगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा तो क्या कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना घट सकती है? कभी नहीं घट सकती है। तो इसका मतलब है यह समीकरण आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना तभी घटेगी जब E मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 5। और स्टूडेंट्स यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है स्टूडेंट्स, जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सब ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। कहूंगा फोटो इलेक्ट्रॉन तो समझ जाना होगा कि इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन प्रकाश पड़ने के कारण वो बाहर आ चुका है। ठीक है। और स्टूडेंट्स अभी क्या करेगा स्टूडेंट्स, अब यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकला जो फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाएगा। अब यह इलेक्ट्रॉन गति करेगा स्टूडेंट्स। अब इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का निर्माण होगा, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का निर्माण होगा जिसका नाम होगा फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट आप कह सकते हैं, सिंपल आप फोटो करंट कह सकते हैं, फोटो करंट। तो हमने 3-4 टर्मिनोलॉजी को देखा स्टूडेंट यहां पर कि ए लाइट है, इसकी एनर्जी E है, इस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट का निर्माण होगा उसको हम फोटो करंट कहेंगे। और दूसरी बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना तभी घटेगा जब E मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर E का मान 5 से कम गया तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा स्टूडेंट्स तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना कभी नहीं घटेगा। तो ये हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है इसे आपको ध्यान रखना होगा। कभी हम आपको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो कभी हम आपको फोटो करंट बोलेंगे, तो ये बात आपको समझ जाना होगा कि सर किसकी बातें कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब शुरुआत करते हैं हर्ज एक्सपेरिमेंट से। हमने जितना भी ये घटना घटते हुए देखा स्टूडेंट्स, ये हमने नहीं देखा स्टूडेंट्स, या इसका एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया स्टूडेंट्स, इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हर्ज ने किया था। तो आता भी ये बोर्ड में हर्ज एक्सपेरिमेंट को समझाएं। हर्ज के बाद लेनार्ड आए, फिर आपसे पूछेगा लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को समझाएं, और लेनार्ड के बाद स्टूडेंट्स हमारे आइंस्टीन सर आए। तो इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के ऊपर किसी एक साइंटिस्ट ने काम नहीं किया है, इनके ऊपर समय दर समय 3 साइंटिस्टों ने काम किया है। सबसे पहला हर्ज, दूसरा लेनार्ड और तीसरा आइंस्टाइन। अब हम तीनों साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें कही, यानी तीनों ने क्या क्या थ्योरी दिया, यही पढ़ाना, और इसे पढ़ाते ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत ही स्मॉल चैप्टर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब हेडिंग डालने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला हर्ज एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, तो राइट नाउ हेडिंग हर्ज एक्सपेरिमेंट्स। राइट नाउ हेडिंग हर्ज एक्सपेरिमेंट्स। हर्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ज प्रयोग। चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहला शब्द का इस्तेमाल करूं तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो घटना है हर्ज ने देखा था, यानी हर्ज ने ही प्रयोग में पाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कोई घटना होती है। ठीक है, तो उन्हें कैसे पाया, उनका एक्सपेरिमेंट तरीका क्या था, उन्होंने क्या कहा, ये आपको हम समझाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हमें हर्ज एक्सपेरिमेंट पहले समझा देता हूं और उसके बाद इसे हम लिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहला हर्ज प्रयोग, किसका प्रयोग किया, हर्ज ने किसका प्रयोग किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में प्रयोग किया है। आइए तो स्टूडेंट्स क्या था हर्ज एक्सपेरिमेंट, समझिएगा। उन्होंने कहा उन्होंने क्या कहा हर्ज, जरा समझिएगा स्टूडेंट्स।
हर्ज ने क्या कहा जरा समझिएगा। हर्ज ने एक नया टर्मिनोलॉजी पैदा किया जिसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी सबसे पहला यह शब्द हम लिख रहा हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसने सबसे पहले हर्ज इसका उपयोग किया। हर्ज नहीं, सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस किया। और हमारे बोर्ड में भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझाइए, एक कई बार आ चुका है। राइट द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डिफिनेशन लिखने से पहले हम इसे समझने की अच्छी तरह कोशिश करेंगे। आइए, ये तो तय हो गया स्टूडेंट्स, हर्ज ने सबको बता दिया, दुनिया को बताया स्टूडेंट्स कि अगर किसी धातु के ऊपर, न समझिएगा, किसी मेटल्स के ऊपर अगर लाइट को इंसिडेंट कराया जाए, लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो यहां का जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है उस मेटल से सीधे बाहर आ जाते हैं। लीजिए, हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, दिस इज द लाइट, और यहां से जो इमिट हो रहा है दिस इज द फोटो इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एनर्जी ई है, और इसका ये हमारा मेटल सरफेस है, और मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन कहा भी था आपसे कि वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा मैं इस्तेमाल करूंगा, इसे ढंग से समझ लीजिएगा। और नई जिसको समझ में आया जब वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा उसको। इस मेटल का जो वर्क फंक्शन कितना है, फाई है। ये वर्क फंक्शन है क्या, एक प्रकार की एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स जरा समझना, एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। अगर स्टूडेंट्स एनर्जी को हम कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि एनर्जी जो होता है समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी का, यानी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों साथ में चलने वाली चीज होती है। यानी हर एनर्जी के आगे फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कह सकता हूं हर एनर्जी के पास फ्रीक्वेंसी होगा, और जहां पर फ्रीक्वेंसी होगा वहां पर एनर्जी होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आप बताओ, अगर इसकी एनर्जी ई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू है। तो स्टूडेंट्स कह सकता हूं हर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, या हर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है। जहां एनर्जी है वहां फ्रीक्वेंसी होगा, और जहां फ्रीक्वेंसी है वहां एनर्जी होगा। मतलब कि हर एनर्जी पर कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर हम एनर्जी को ई से दिखाएं तो फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से दिखाया। तो बताओ स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन में तो एक प्रकार का एनर्जी है। लो, वर्क फंक्शन को अगर हम फाई से दिखाएं तो क्या है, इसके संगत कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी होगा ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से दिखाएंगे। तो इसका मतलब है वर्क फंक्शन के संगत जो भी आवृत्ति है उसी आवृत्ति को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी देहली आवृत्ति कहते हैं। एक बार रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, ये वर्क फंक्शन के संगत यानी वर्क फंक्शन के साथ, यानी वर्क फंक्शन के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी आवृत्ति होगी, क्योंकि बिना आवृत्ति का तो कोई एनर्जी हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये एनर्जी है तो इसके संगत कोई ना कोई तो आवृत्ति होगा। जिस प्रकार अगर एनर्जी ई है तो इसकी आवृत्ति को हम न्यू नॉट से दिखाया। तो पूरे चैप्टर में अगर जहां भी एनर्जी का कोई इस्तेमाल हम फाई से करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम इस्तेमाल न्यू नॉट से करेंगे। तो फाई प्रोपोर्शनल न्यू नॉट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स फाई न्यू नॉट से, तो यह जो फ्रीक्वेंसी होगा, यह जो आवृत्ति होगा, जो किस आवृत्ति के नाम से जाना जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति के नाम से जाना जाएगा। कहीं भी अगर आपसे कहा जाए देहली आवृत्ति कैलकुलेट करो तो आपको न्यू नॉट कैलकुलेट करना है, और न्यू नॉट कैलकुलेट करते समय आपको याद होना चाहिए
वहां पर जो एनर्जी है क्या लेंगे हम, फाई को लेंगे, ना कि ई को लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसका परिभाषा लिख देता हूं, देखिएगा। थ्रेशोल्ड, देखिए वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसीज होती है उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे स्टूडेंट्स यहां ध्यान देना, तो ई प्रोपोर्शनल न्यू, तो यहां पर हम क्या ई बराबर हम एच न्यू कर सकते हैं, उसी प्रकार यहां पर भी फाई प्रोपोर्शनल न्यू नॉट, तो फाई बराबर क्या हम एच न्यू नॉट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस फार्मूले का इस्तेमाल तभी करें जब वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की चर्चा किया गया हो, और इस समीकरण का उपयोग तभी करें जो केवल एनर्जी की चर्चा किया गया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, इसको लिखा लेते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आंसर, द frequency corresponding to work function is called threshold frequency. It is denoted by nu naught. Let phi be the work function and nu naught be threshold frequency. So phi इसलिए कभी भी आपसे कहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए, तो फाई बटा एच। कभी भी किसी समय भी आपसे कहा जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर फाई बटा एच। फाई क्या हो गया, वर्क फंक्शन, और एच क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट। अब हम इसमें हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूं, आप इसे लिख लीजिएगा। द फ्रीक्वेंसी corresponding टू द वर्क फंक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काज फलन के संगत जो भी आवृत्ति होती है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से सूचित किया जाता है। माना कि फाई कार्य फलन है तथा न्यू नॉट देहली फ्रीक्वेंसी है, इसलिए फाई समानुपाती न्यू नॉट, फाई बराबर एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट बराबर फाई बटा एच। ठीक है, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर हर्ज में आएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता होगा कि फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ज होता है, और हर्ज नहीं सबसे पहला यह एक्सपेरिमेंट किया था, इसी वजह से हमने इसको क्या लिखा, हर्ज लिखा। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको हर्ज का जो सबसे पहला पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। हर्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इसी को डिफाइन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद आता है लेनार्ड का एप्लीकेशंस, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट्स। हर्ज ने बस इतना ही काम किया था, इसके अलावा और कोई भी काम हर्ज ने नहीं किया था। आगे चल के हम लेनार्ड पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको आइंस्टीन पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब बारी है आपको होमवर्क देने का।
इसके ऊपर जो कठिन से कठिन प्रश्न नहीं बन सकता स्टूडेंट्स, इसके ऊपर सिर्फ सिंपल और बेसिक लेवल का ही प्रश्न बन सकता है। तो हम आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं और आप इसे ईमानदारी पूर्वक बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप एडवांस और ये आलतू फालतू चक्कर में मत फंसिए, इसके ऊपर कोई भी एडवांस क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी फाई का मान आपको दे देगा और एच का मान आपको पता है, कैलकुलेट करके सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर निकालना है। यही सच है और यही बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पर कोई भी हायर लेवल का प्रश्न नहीं बन सकता है। और ज्यादा शौक है तो आप बुक से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ओवरऑल वही सारे क्वेश्चन मिलेगा जो हम आपको यहाँ पर बोर्ड में दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आपको होमवर्क देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर सीजियम metal the work function is 2.14 electron volt. Find the threshold frequency. Find the threshold frequency. देहली आवृत्ति ज्ञात करें। सोच समझ के ज्ञात कीजिएगा। यहां जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपको क्या सबसे पहले करना होगा, जूल में कन्वर्ट करना होगा। 1 ईवी बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। सबसे पहले ईवी को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर के आप ये फॉर्मूला लगाएंगे न्यू नॉट बराबर φ/h। φ का मान 2.14 और 1.6 गुना 10⁻⁻19 और बटा h का मान आपको पता है 6.6 गुना 10⁻⁻34। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका यहां आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a light of frequency 10⁻⁻8 हर्ज incident on metal which work function is 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए, तो यहां आपको समझने का हिंदी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी या नहीं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी या नहीं? आपको हमने मिक्स कर दिया क्योंकि इसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा और इसके बाद अगर हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं समझ में आता है। यानी हमको केवल और केवल समझने से मतलब होता है, चाहे हिंदी रहे या इंग्लिश रहे, हमें केवल फिजिक्स पढ़ने से मतलब होता है। तो आपको बताना है कि क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी या नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये हमारा थर्ड लेक्चर था और हमने थर्ड लेक्चर को हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया। आपको जहां हमें जरूरत पड़ा लिखाने का तो हमने लिखाया भी, जहां जरूरत पड़ा हमें समझाने का वहां हमने समझाया भी स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे हम यहाँ पर लिखा नहीं सकता हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि यह कैमरा के सामने ज्यादा देर तक लिखा नहीं सकता हूँ। तो ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए और जब बोर्ड का पेपर आएगा तो उसमें हम देख लेंगे हमें करना क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अपना ध्यान रखिए, मन से पढ़िए और वीडियोज को अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए और उन्हें अधिक से अधिक बार देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, अगर मन करे तो 2-4 और वीडियो देखिए दूसरे मास्टर का, थोड़ा अगर समझ में आ जाए तो आप हमें जरूर कहिए सर हमें समझ में आ गया, कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।